हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। देखिए आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12 बायोलॉजी एनसीईआरटी 2 अंक वाले यहाँ पे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर आपके आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन जो है वो है टेपिडम के कार्य लिखिए। यह क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में आपके पूछा जा सकता है। तो टेपिडम के 2 प्रमुख कार्य हैं। देखिए पहला कार्य क्या होता है, यह किसी भी वृद्धिशील अर्थात वृद्धि कर रहे बीजाणुजन को, उनकी कोशिकाओं को तथा बीजाणु मात्र कोशिकाओं को पोषण उपलब्ध कराता है, न्यूट्रिशन प्रदान करने का काम करता है किसी भी प्रकार से वृद्धि कर रहे बीजाणु जनन की कोशिकाओं को। तो पहला कार्य तो ये हो गया। दूसरा कार्य क्या है, देखिए यह एंजाइम एवं हार्मोन्स का स्रावण करता है जो पराग कणों के प्रारंभिक वृद्धि के लिए संग्रहित होते हैं। यानी पराग कणों की प्रारंभिक वृद्धि के लिए भी टेपिडम उत्तरदायी होता है, क्योंकि यह एक विशेष प्रकार के हार्मोन्स और एंजाइम का स्रावण करता है। इसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, अनिषेक फलन तथा अनिषेक जनन को परिभाषित कीजिए। सबसे पहले हम देखते हैं अनिषेक फलन यानी कि पार्थिनोकार्पी क्या होती है। पार्थिनोकार्पी का मतलब देखिए क्या होता है, बिना निषेचन के ही अंडाशय का फलों में बदलने की क्रिया अनिषेक फलन कहलाती है। देखिए आपको पता होगा कि जो फल का निर्माण होता है वो कहां से होता है, अंडाशय से होता है, यानी कि ओवरी से होता है। तो यदि फलों का निर्माण कहां से हो जाता है, अंडाशय से होता है, तो अंडाशय से ही किसका निर्माण होगा, फलों का निर्माण होगा। लेकिन कब होता है, जब निषेचन हो जाता है, उसके बाद निषेचन के पश्चात जाइगोट बनता है, उसके बाद फिर भ्रूण बनता है, फिर इस प्रकार से प्रक्रिया आगे चलती रहती है। लेकिन ओवरऑल यदि हम बात करें तो निषेचन के बाद जो अंडाशय होता है वो किसमें बदलने लगता है, फलों में। तो निषेचन के बाद ये प्रक्रिया होती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बिना निषेचन के ही अंडाशय किसमें बदलने लगता है, फल में बदलने लगता है। तो बिना निषेचन के ही फल में बदलने की प्रक्रिया जो है अंडाशय की, यही क्या कहलाती है, अनिषेक फलन। इसके एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, केला और अंगूर। केला में आप देखेंगे कि जो केले के फ्लावर होते हैं वो उल्टे लटके हुए होते हैं, जिस कारण से जैसे ही पॉलिनेशन या परागण होता है उसी के साथ ही फर्टिलाइजेशन या निषेचन हो जाता है। अर्थात किसी भी प्रकार से अलग से निषेचन नहीं होता है। इसके बाद देखिए अनिषेक जनन यानी कि पार्थिनोजेनेसिस। ये क्वेश्चन दोनों काफी इंपॉर्टेंट है, अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। अनिषेक जनन देखिए क्या होता है, तो वह प्रजनन की विधि जिसमें अंड अथवा मादा युग्मक बिना निषेचन के ही भ्रूण में बदल जाता है, इस क्रिया को ही हम अनिषेक जनन कहते हैं। देखिए क्या होता है ओवरऑल, जैसे ही प्रजनन की विधि तो है ही एक्चुअल में ये, इसमें होता क्या है कि जो अंड कोशिका या मादा युग्मक होती है, देखिए निषेचन के बाद अक्सर यही होता है कि जो अंड कोशिका अथवा जो मादा युग्मक होता है वो किसमें बदल जाता है, भ्रूण में बदलने लगता है। लेकिन निषेचन के बाद अब यही प्रक्रिया यदि बिना निषेचन के होने लगे, मतलब बिना निषेचन के ही जो अंड कोशिका होती है अर्थात जो मादा युग्मक होता है, ये बिना निषेचन के ही यदि भ्रूण में बदलने लगते हैं, तो इस प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, अनिषेक जनन यानी कि पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। इसके एग्जाम्पल आपको याद रखना है, यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगायरा, जो कि दोनों एल्गी होते हैं एक प्रकार के। इसके अलावा सोलेनेसिया और कंपोजिटी कुल की कुछ जातियों में इस विधि द्वारा प्रजनन होता है। तो ये आपको याद रखना है, अनिषेक फलन और अनिषेक जनन। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए भ्रूणपोष क्या है, इसके प्रमुख कार्य लिखिए। तो भ्रूणपोष व एंडोस्पर्म देखिए क्या होता है, कुछ पौधों में बीजों के खाद्य संग्रह करने के लिए इनमें विशेष प्रकार की रचना पाई जाती है, जिसे ही हम भ्रूणपोष कहते हैं। नॉर्मल तौर पे आप यही लिखेंगे तो सबसे सरल परिभाषा रहेगी कि कुछ पौधों में बीजों में खाद्य पदार्थों को संग्रह करने के लिए एक विशेष प्रकार की संरचना पाई जाती है, जिन्हें ही हम भ्रूणपोष कहते हैं। भ्रूणपोष के कार्य देखिए, 2 प्रमुख कार्य अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला प्रमुख कार्य क्या है कि भ्रूणकोष जो होता है उसके आसपास की जो बीजांडकाय की कोशिका होती है विभाजित होकर भ्रूण में परिवर्तित हो जाती है। किसके परिणाम स्वरूप, भ्रूणपोष के बनने के कारण ही जो भ्रूणकोष के आसपास के बीजांडकाय की कोशिकाएं होती है वो विभाजित होकर के भ्रूण में परिवर्तित होने लग जाती है, जैसे नींबू और संतरा में। दूसरा प्रमुख कार्य देखिए क्या है भ्रूणपोष का, कि जो भ्रूणकोष होता है इसकी अंड कोशिका के अलावा
अन्य कोई कोशिका भ्रूण का विकास करने लगती है, किसके परिणाम स्वरूप? भ्रूण पोष के कारण। तो दोनों कार्य आपको याद रखने हैं। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है त्रिक संलयन या त्रिसंलयन क्या होता है, इसे समझाना है, यानी ट्रिपल फ्यूजन या त्रिक संलयन क्या होता है। तो देखिए इसके पहले आपने द्विनिषेचन देखा होगा, तो द्विनिषेचन हमने आपको चैप्टर 1 में कराया था। चैप्टर 1 में देखिए द्विनिषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन में आपने क्या देखा था कि 2 बार वहां निषेचन होता था। एक बार तो सत्य निषेचन होता है जहां पे पहला नर युग्मक जो है मादा युग्मक से मिलता है और जाइगोट का निर्माण करता है। उसके बाद आपने देखा था कि जो द्वितीयक केंद्रक होता है यानी जो सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है यह दूसरे नर युग्मक के साथ मिलता है और एक त्रिगुणित संरचना का निर्माण करता है, जिसे ही हम क्या कहते हैं? त्रिसंलयन अथवा त्रिक संलयन कहते हैं। और वह त्रिगुणित संरचना जो बनती है वो क्या कहलाती है? प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक यानी प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो त्रिक संलयन में आपको याद रखना है कि जो दूसरा नर युग्मक होता है, दूसरा नर युग्मक द्वितीयक केंद्रक के साथ आपस में संलयित होता है और एक संरचना बनाता है जिसे हम कहते हैं प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक, जो कि एक त्रिगुणित संरचना होती है। इसको हम शॉर्टकट में PEN भी कहते हैं। P से प्राइमरी, E से एंडोस्पर्म और N से न्यूक्लियस, मतलब प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस या प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। तो दूसरा नर युग्मक जो है अगुणित होता है और द्वितीयक केंद्रक द्विगुणित होता है। इस प्रकार द्विगुणित और अगुणित जब मिलेंगे तो एक त्रिगुणित संरचना का निर्माण होता है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं? त्रिक संलयन या ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है? अपयुग्मन, अपस्थानिक भ्रूणता तथा अपबीजाणुता को परिभाषित कीजिए। तो सबसे पहले देखिए अपयुग्मन देखते हैं। अपयुग्मन या एपोगैमी। एपोगैमी क्या होता है? देखिए कि इस विधि में भ्रूण का जो विकास होता है वो अंडकोश को छोड़ करके युग्मकोद्भिद की किसी भी कोशिका से होता है और इस प्रकार से उत्पन्न जो भ्रूण होते हैं वो बीजाणुभिद के रूप में वृद्धि करते हैं। आपको पहली चीज तो ये याद रखना है कि अपबीजाणुता के परिणाम स्वरूप बनने वाले जो भ्रूण होते हैं वो बीजाणुभिद यानी कि स्पोरोफाइटिक के रूप में डेवलप यानी कि वृद्धि करते हैं या ग्रोथ करते हैं। और इस विधि में होता क्या है कि जो भ्रूण का विकास या डेवलपमेंट होता है वो अंड कोशिका को छोड़ करके बाकी युग्मकोद्भिद की किसी भी कोशिका से होता है। मतलब भ्रूण का निर्माण इस विधि में आपको याद रखना है कि अंड कोशिका को छोड़ करके, जब भी आप मादा युग्मकोद्भिद की संरचना पढ़ते हैं उनमें आपको अंड कोशिका दिखाई देती है यानी कि एग सेल देखने को मिलती है। उस एग सेल को छोड़ करके बाकी किसी भी कोशिका से यदि भ्रूण का निर्माण हो जाता है तो इस प्रक्रिया को हम अपयुग्मन या एपोगेमी कहते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन है अपस्थानिक भ्रूणता क्या होती है। तो देखिए कभी कभी कुछ पादपों का जो भ्रूण होता है वो सीधे बीजांडकाय अथवा अध्यावरण की कोशिका से उत्पन्न हो जाता है, इसे ही हम अपस्थानिक भ्रूणता कहते हैं। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है नींबू यानी कि लेमन में। देखिए कभी कभी क्या होता है कुछ पादप ऐसे भी होते हैं जिनमें जो भ्रूण का निर्माण होता है वो सीधे बीजांडकाय अथवा अध्यावरण की कोशिकाओं से होता है। तो बीजांडकाय यानी कि न्यूसेलस और अध्यावरण या कि एंटेगुमेंट, यदि इन कोशिकाओं से भ्रूण का विकास होता है तो इस प्रक्रिया को हम अपस्थानिक भ्रूणता कहते हैं। इसके बाद देखिए इसके बाद अपबीजाणुता क्या होता है। तो जब द्विगुणित बीजांडकाय या किसी अन्य कोशिका से द्विगुणित भ्रूणकोश उत्पन्न हो जाए इसे ही हम अपबीजाणुता कहते हैं। इसके एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखने हैं आम और संतरा। देखिए अपबीजाणुता का मतलब क्या है कि जब किसी भी द्विगुणित बीजांडकाय की कोशिका या किसी भी अन्य कोशिका से द्विगुणित भ्रूणकोश उत्पन्न हो जाए। भ्रूणकोश कैसा उत्पन्न हो जाए? द्विगुणित। और कैसी कोशिका से? द्विगुणित बीजांडकाय की कोशिका से। तो यदि द्विगुणित बीजांडकाय की कोशिका से या किसी भी अन्य कोशिका से यदि द्विगुणित भ्रूणकोश उत्पन्न हो जाता है यानी कि डिप्लॉइड एम्ब्रियो सैक का यदि निर्माण हो जाता है तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? अपबीजाणुता कहते हैं। इनके एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं आम और संतरा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। इसके पहले भी हमने 2 अंकों वाली कई वीडियो आपके लिए प्रोवाइड करा दी है। अभी तक आप यदि नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।